हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव और रात का रक्षक डोगा का एक धमाकेदार कॉमिक विशेषांक सर्वनाश। चलिए शुरू करते हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर हमारे पास अभी अभी खबर आई है कि कुख्यात माफिया सरगना डॉन अब्बू सलीम को सफलतापूर्वक पुर्तगाल से भारत ले आया गया है। अपने दर्शकों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि इस कुख्यात डॉन की तलाश भारत सरकार को 19 सितंबर से थी, जब 3 मेट्रोज मुंबई, राजनगर और दिल्ली में 6 बम धमाके हुए थे, जिसमें 15 लोगों की जानें गई थी और 111 घायल हुए थे। जांच से पता चला था कि इन विस्फोटों के पीछे अब्बू सलीम का हाथ है, जो विस्फोटों के तुरंत बाद पुर्तगाल भाग गया था। वहाँ पर इसने अपने आप को जानबूझकर झूठे पासपोर्ट के केस में फंसवाया ताकि वह पुर्तगाल की जेल में बंद हो जाए और हिंदुस्तान की सरकार उसको वापस हिंदुस्तान न ला पाए। पर आज उसकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और भारत पुर्तगाल में प्रत्यार्पण संधि न होने के बावजूद भी भारत सरकार उसको वापस लाने में सफल हो गई है। पर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। एयरपोर्ट पर उतरते ही सलीम ने भारत सरकार को एक नई चेतावनी दे डाली है। जब उससे पूछा गया कि अब वह क्या करेगा, तब उसने एक ही वाक्य बोला, मुझे बंद करोगे तो होगा सर्वनाश। संजय गुप्ता पेश करते हैं। हम इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से भारतीय चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 3 शहरों में बम धमाकों के मुख्य आरोपी अब्बू सलीम की, जिसने हिंदुस्तान को एक बार फिर सर्वनाश की धमकी दी है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जो एक क्लोज सर्किट सर्विलांस कैमरे से खींची गई थी। मुंबई की ये तस्वीरें धमाके से ठीक पहले और ठीक बाद की है। इससे आपको इस हमले की नृशंसता का अंदाज़ा हो जाएगा। हम आपको सावधान कर दें कि अब जो आप तस्वीरें देखने वाले हैं वे आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें मुंबई के एक निवासी श्याम सुंदर की है, जो कि लॉयन जिम का कर्मचारी था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस बहादुर युवक ने एक बम को देख लिया था और यह भी समझ लिया था कि वह फटने वाला है। इसने बम को उठाकर दूर फेंकने की कोशिश की, पर बम इसके हाथ में ही फट ग्र 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 भड़ाम। अब्बू सलीम, अब डोगा एक बम तेरे हाथ में भी रखेगा। अब्बू सलीम को हिंदुस्तान लाने का अभियान पूरा तो हो गया है, पर इस पूरे अभियान की कार्यप्रणाली अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती है। हमको विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली है कि अब्बू सलीम को वापस लाने के लिए पुलिस ने एक दूसरे डॉन का सहारा लिया है। बल्कि ये शख्स अपने आप को डॉन कहलवाना अपनी तौहीन समझता है और वह शख्स है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के नाम से मशहूर ग्रैंड मास्टर रोबो। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक माफिया डॉन को पकड़ने के लिए हिंदुस्तानी पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का सहारा लिया है। हम आपको याद दिला दें कि यह वही ग्रैंड मास्टर रोबो है जिसकी बेटी नताशा भी एक पत्रकार है और राजनगर के पुलिस कमिश्नर राजन मेहरा के बेटे सुपर कमांडो ध्रुव की नज़दीकी दोस्त भी है। और अब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी केशव जीवी के पास, जो इस वक्त राजनगर के पुलिस मुख्यालय में मौजूद है। क्या खबर है आपके पास केशव? अब्बू सलीम के प्रत्यारोपण से उभरे सभी सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद राजनगर पुलिस कमिश्नर राजन मेहरा, जिनकी स्पेशल टीम ने अब्बू सलीम को पुर्तगाल से हिंदुस्तान लाने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, क्या ये सच है कि पुलिस ने इस अभियान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के नेटवर्क का सहारा लिया है? सहारा शब्द का प्रयोग करना सही नहीं होगा। हर जांच में पुलिस अपनी इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ
मुखबिरों से भी सूचना प्राप्त करती है, और ये मुखबिर वे ही लोग होते हैं जो अपराध की दुनिया से जुड़े होते हैं। कमिश्नर साहब तो मुझे कमिश्नर साहब तो मंझे हुए कूटनीतिज्ञ की तरह बात कर रहे हैं। पर आपने क्या सोचकर एक माफिया डॉन के खिलाफ भारत सरकार की मदद की पापा, और मुझको यह काम सौंपा कि मैं आपकी इस पेशकश को कमिश्नर ऑफ पुलिस तक पहुंचाऊं, क्योंकि मेरी बेटी ने जिस देश को अपना घर बनाया है उस पर मुसीबत टूटते मैं नहीं देख सकता। लेकिन अब्बू सलीम को जो नुकसान पहुंचाना था वह पहुंचा चुका था। फिर उसको वापस लाने की ऐसी जल्दी क्या थी, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वह और कोई नहीं जानता। अब्बू सलीम ने अभी भी हिंदुस्तान के और कई शहरों में कई और ज़्यादा विनाशकारी बम छुपा कर रखे हुए थे। अभी जो विस्फोट हुए हैं वे तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट थे, एक प्रयोग। अब्बू के पास उन सभी जगहों की लिस्ट है जहाँ पर उसने वे बम छुपा रखे हैं। सुना है कि वह उस लिस्ट को अपने आप से कभी अलग नहीं करता है। अब वह हिंदुस्तान आ ही गया है तो वह लिस्ट भी मिल ही जाएगी, और उसके बाद मैं अपने नेटवर्क का प्रयोग करके उन बमों को ढूंढ निकालूंगा और नष्ट कर दूंगा। भारत पर सलीम कभी वार नहीं कर पाएगा। बस एक आखिरी सवाल और कमिश्नर साहब, अब्बू सलीम जैसे खतरनाक आतंकवादी को आखिर आपने रखा कहाँ है? हो सकता है कि उसके साथी उसको छुड़ाने की कोशिश करें। श्योर मैम। एक्सक्यूज़ मी, ये फालतू न्यूज़ हटाकर कोई म्यूजिक चैनल लगाइए। श्योर मैम। हमको भी ऐसी आशंका है, इसीलिए सलीम को हमने एक ऐसे गुप्त स्थान पर रखा है जहां पर उसको प्रधानमंत्री जैसी सिक्योरिटी दी गई है। अब्बू सलीम पूरी तरह से सुरक्षित है। भारतीय न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद कमिश्नर राजन। सर, कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सलीम के पास से ऐसी कोई लिस्ट नहीं मिली है। मुझे तो लगता है कि और बम हिंदुस्तान में छुपे होने की खबर सिर्फ एक अफवाह है। हो सकता है, पर हम कोई चांस नहीं ले सकते। उसकी जुबान खुलवाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। कहते हैं पुलिस के पास जुबान खुलवाने के कई तरीके होते हैं, और इनमें से सबसे खतरनाक तरीका होता है 3rd डिग्री। मैं तुमको बता चुका हूँ, ना तो मैंने धमाके किए और ना ही कहीं पर कोई बम छुपाया है। लगता है कि तेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है सलीम, लेकिन हम तेरी याददाश्त जल्दी ही वापस ले आएंगे। ये तो बेहोश हो गया। हमने कुछ ज़्यादा ही जोर आजमा दिया। कुछ गड़बड़ हो गई तो कमिश्नर साहब हमारी खाल खींच लेंगे। इसको तुरंत अस्पताल पहुंचाओ। सलीम तो अस्पताल पहुंच रहा था, लेकिन इस घटना का असर दूर कहीं पर भी होने वाला था। व्हाट? पुलिस का दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर सलीम मर गया तो उसके साथ साथ बमों की जानकारी भी मिट जाएगी। क्या हुआ नताशा? किसका फ़ोन था? मेरे एक रिपोर्टर दोस्त का पापा। ब्रेकिंग न्यूज़ है, पुलिस ने सलीम पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। इस वक्त वह अस्पताल में है। व्हाट? न्यूज़ सुनते ही मैंने भी यही कहा था। पुलिस वालों को समझा बुझाकर रोकना होगा, वरना इतनी बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी जिसका किसी को अनुमान तक नहीं होगा। मैं अभी कमिश्नर राजन से संपर्क करता हूँ, लेकिन अब तक शायद देर हो चुकी थी। प्रणाम। राजनगर पर आफत टूट चुकी थी। हाँ रोबो, नहीं, हम इसका ध्यान रख रहे हैं कि सलीम को कोई नुकसान न पहुँचे। 1 मिनट रोबो। हाँ, क्या बात है इंस्पेक्टर? डैश 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 यूं यूं। क्या क्या हुआ कमिश्नर साहब? राजनगर स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। ये ज़रूर सलीम के आदमियों का ही काम है, क्योंकि बम पहले से ही कई जगहों पर छुपाए जा चुके हैं। इसीलिए अब उनको फोड़ना उनके लिए मामूली सा काम है। मुझे चलना होगा। खबर देते रहिएगा। ज़रूर। सलीम को हिंदुस्तान लाते वक्त तुमने हमारी जो मदद की है उसे हम कैसे भूल सकते हैं। वैसे भी हमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और कमिश्नर साहब, शर्मिंदा मत कीजिए। कमिश्नर साहब तो बेवजह मेरी तारीफ़ कर रहे थे। बेवजह नहीं पापा, पुर्तगाल में आपकी सिक्योरिटी की वजह से ही
सलीम के वे पार्टनर सलीम पर हमला नहीं कर पाए जो उसकी जुबान खुलने पर फंसने से डर रहे हैं। आखिर जेल से छूटने के बाद कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने तक सलीम को तो आपकी पुर्तगाल यूनिट ने ही गुप्त स्थान पर रखा था, एकदम सुरक्षित। हाँ वो तो है, पर यह बम का नया चक्कर क्या है? बम का रहस्य भी जल्दी ही सामने आ जाने वाला था। सीढ़ी इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। उफ, अब इस औरत या बच्चे को बचाना मुश्किल है। उन तक तो शायद हेलीकॉप्टर से भी मदद ना पहुंच पाए। वो औरत ज़्यादा देर तक गर्म सरिये को थामे भी नहीं रख पाएगी, गिर जाएगी और मलबे के कारण नीचे जाल बिछाने की भी जगह नहीं है। अब तो इसको भगवान भी नहीं बचा सकता। दोनों ये बात भूल गए थे व्रूं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये ध्रुव क्या करना चाहता है? ध्रुव वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा था जहाँ तक ना तो फायर ब्रिगेड की सीढ़ी पहुँच पा रही थी और ना ही हेलीकॉप्टर। ओए कमाल कर दिया पुत्रा, 2 जानें बचा ली तूने। इमारत में और कोई फंसा है? नहीं, धमाका शाम 8 बजे हुआ है जब इस बिल्डिंग के सारे ऑफिस खाली हो गए थे। इस बिल्डिंग में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड का परिवार 17वीं मंजिल पर रहता था। उसे तुमने बचा ही लिया है। पर सवाल यह है कि अगर सलीम अब पुलिस हिरासत में है तो फिर अब बम कौन फोड़ रहा है? किसी और को भी इस जवाब की तलाश थी। किसने? सलीम, अब्बू सलीम ने। कैसे? पता नहीं, पर दारू खाने में 2-3 लोग यही बात कर रहे थे। पिछली बार जब तूने मुखबिरी की थी तो मेरा खून उबल गया था। फिर सोचा कि इस बार कानून को ही हाथ आजमा लेने दूं, पर सरकारी कानून कमज़ोर निकला। अब डोगा का कानून चलेगा। पता कर कि सलीम कहाँ पर बंद है। राजनगर के पुलिस हॉस्पिटल में। सच न्यूज़ पर आयला है। दारू खाने में टीवी भी चलता है ना। अब अब्बू सलीम पोस्टमार्टम के बाद ही उस अस्पताल से बाहर आएगा। राजनगर के पुलिस वालों, डोगा आ रहा है। शाबाश, बिल्कुल पहले की तरह। तेरा काम पक्का किया ना? ला इस काम का रोकड़ा देना। तुझे दवा की नहीं। ला इस काम का रोकड़ा देना। अपुन को 1 बोतल कड़वी दवाई की और मांगता है। अब तुझे दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। ब्लैम ब्लैम। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। जितना कुछ सामने नज़र आ रहा था उससे 10 गुना ज़्यादा रहस्यों के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। व्हाट दैट? आई डोंट बिलीव इट। क्या हुआ डॉक्टर? ऐसा क्या मिला है सलीम के ब्रेन स्कैन में? कमिश्नर राजन को फ़ोन लगाओ, उन्हें यहाँ बुलाओ तुरंत, जल्दी ही। क्या बात है डॉक्टर? सलीम मरने वाला तो नहीं है ना? फ़िलहाल नहीं, पर उसकी खोपड़ी और ब्रेन का स्कैन करते वक्त मुझे 2 आश्चर्यजनक चीज़ों का पता चला है। पहला तो ये है, उसकी खोपड़ी में बना ऑपरेशन का एक छोटा सा निशान। ये कितना पुराना है ये कहना मुश्किल है। तुमने इसी को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है। पता है मैं कितनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आया। दूसरी बात, इसके मस्तिष्क में अलग अलग स्थानों पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगे हुए हैं और इनका क्या मतलब है ये एक डॉक्टर नहीं बता सकता। अब अगर आप इजाज़त देंगे तो ही मैं ऑपरेशन करके इन पुर्जों को निकालूंगा। नहीं, अभी थोड़ा रुक जाओ। कहीं ये सलीम की कोई चाल तो नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक अपराधी के दिमाग को दूसरा अपराधी ही समझ सकता है। मुझे न चाहते हुए भी रोबो से सलाह लेनी पड़ेगी। काश ये झमेला जल्दी ही ख़त्म हो, क्योंकि मैं रोबो जैसे आतंकवादी को एक सहयोगी की तरह नहीं बल्कि एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ। पर फिलहाल तो मुझे उसको सहयोगी का दर्जा देना ही होगा। कमिश्नर राजन के इस फैसले ने लाखों बेगुनाहों को
मौत के मुंह से बचा लिया था। ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कहीं ये ब्लास्ट ट्रेन तो नहीं है? ब्लास्ट ट्रेन, ये क्या चीज़ है? आजकल हर डॉन अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत सतर्क रहता है, इसीलिए सभी डॉन्स ने मिलकर कई कुख्यात अपराधी वैज्ञानिकों की मदद से एक नया हथियार बनाया है। ब्लास्ट ट्रेन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो मस्तिष्कों में पैदा होने वाली विद्युत से चलता है और एक खास मैग्नेटिक संकेत प्रेषित करता है। यानी यह यंत्र तभी तक चलेगा जब तक मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय रहेगा जहां पर ब्लास्ट ट्रेन फिट है। इससे निकलने वाले संकेत एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बम तक पहुंचते हैं जो तब तक नहीं फटता जब तक उसको ये सिग्नल मिलते रहते हैं। इस बम को उस आदमी के घर में रखा जाता है जहां से पुलिस को सबूत मिल सकते हैं। यानी जैसे ही वह आदमी मरेगा, उसके घर या अड्डे में रखे बम तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पहुंचने बंद हो जाएंगे और बम फट जाएगा और फिर पुलिस के हाथों में डॉन के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कमिश्नर साहब, पर ऐसा सिर्फ मरने पर नहीं, बेहोश होने पर भी हो सकता है। अगर किसी इंसान के उन हिस्सों में ब्लास्ट ट्रेन फिट हो जो बेहोश होने के दौरान बंद हो जाते हैं, तो उस इंसान के बेहोश होने पर भी बम फट सकते हैं। क्या ऐसा ही सलीम के बेहोश होने पर भी हुआ है? यस कमिश्नर साहब, ऐसा ही हुआ है। यानी स्थिति मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा खतरनाक है। सलीम ने हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी बम छुपाए हैं वे ब्लास्ट ट्रेन सिस्टम के द्वारा उसके दिमाग से जुड़े हुए हैं। अगर सलीम मरा या बेहोश हुआ और या फिर उसके दिमाग से ब्लास्ट ट्रेन के पुर्जे निकालने की कोशिश की गई तो बम फट जाएंगे। ओह गॉड! यानी सलीम को तब तक कुछ नहीं होना चाहिए जब तक हमें वह लिस्ट ना मिल जाए। आप जल्दी से जल्दी वह लिस्ट ढूंढिए और फिर बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने नेटवर्क का प्रयोग करके उन सभी बमों को फटाफट ढूंढ निकाल लूँगा और आप उनको नष्ट कर सकेंगे। पर लिस्ट है कहाँ पर? अब तो हम सब उसका पता लगाने के लिए सलीम पर 3rd डिग्री भी नहीं आजमा सकते। अब तो लिस्ट को एक ही आदमी ढूंढ सकता है, सुपर कमांडो ध्रुव। ये रहे सलीम के वे कपड़े जो उसने पुर्तगाल में तब पहन रखे थे जब उसे हमारे हवाले किया गया था। अब ये कपड़े चीथड़े और कतरन में बदल चुके हैं, लेकिन इनके अंदर से भी हमको लिस्ट तो छोड़ो एक अक्षर तक नहीं मिला। मैं फिर से कह रहा हूँ सर कि वह लिस्ट कहीं और है। गिरफ्तार होते वक्त सलीम को वह लिस्ट लेने का मौका ही नहीं मिल पाया होगा। वह लिस्ट अभी तक पुर्तगाल में ही है। नहीं, अगर ऐसा होता तो अब तक सलीम उस लिस्ट को पाने या सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कोई कोशिश ज़रूर करता। फिर तो वह लिस्ट ज़रूर सलीम के दिमाग में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लिस्ट किसी ऐसी चिप में भरी हुई हो जो सलीम के ब्रेन में ही फिट हो। यह भी संभव नहीं है, क्योंकि वह लिस्ट ऐसी जगह पर होनी ज़रूरी है जहां पर उस तक तुरंत पहुंचा जा सके, और ब्रेन में रखी चिप तक ना तो तुरंत पहुंचा जा सकता है और ना ही बिना किसी डॉक्टर की मदद के। तो वह ऐसी कौन सी जगह है जो हमारे सामने है पर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं? यस, एक जगह है। पापा, एक कैंची मंगाइए। ये लो, इनको मैं मूछें कतरने के लिए अपने पास ही रखता हूँ। पर तुम्हारे तो मूछें है नहीं, फिर तुम क्या काटोगे? दाढ़ी? पर तुम तो दाढ़ी भी नहीं रखते। मैं ना सही, पर सलीम तो रखता है। ए, तुम मेरे बेहोश मरीज पर कैंची नहीं लगा सकते। मरीज को नहीं, मैं इसकी दाढ़ी को कैंची लगा रहा हूँ ताकि रहस्य उसके पर्दे उठ सके और सच सामने आ सके। ओह गॉड, इसके गालों पर तो कुछ गुदा हुआ है। नाई को बुलाओ, इसकी शेव करो। कुछ ही देर के बाद लिस्ट सबकी आंखों के सामने थी। बिंगो, लिस्ट इसके गालों पर गुदी हुई है। कमाल है ध्रुव, तुमने ये सोचा कैसे कि इसकी दाढ़ी में तिनका है? जब आपने ये कहा कि शायद वो जगह हमारे सामने है पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, वह जगह बालों के नीचे की खाल हो सकती थी। सवाल यह था कि सिर की या गाल की। वह जगह सिर नहीं हो सकती थी
क्योंकि सिर पर लिखी इबारत को शीशे में देखकर भी खुद पढ़ना मुश्किल है। वह जगह सिर्फ गाल हो सकती थी, दाढ़ी के नीचे का हिस्सा। ब्रिलियंट। ये लिस्ट है या हड़प्पा की खुदाई? ये लिस्ट तो कोड वर्ड में है। हम इस कोड को तोड़ सकते हैं। हमने कई गुप्त भाषाओं को सफलतापूर्वक ट्रांसलेट किया है। ये भाषा कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही है। सफलता मिलने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग सकता है। अगर हम असफल रहे तो जब सलीम होश में आएगा तब वह बताएगा। तब तक हमारे एक्सपर्ट इस पर काम कर सकते हैं। एक रास्ता और है, क्यों ना इस बार भी हम रोबो की मदद लें। शायद अपराधियों में प्रचलित इस भाषा के बारे में वह कुछ जानता हो सकता है, पर नहीं भी हो सकता। वैसे भी रोबो पर हद से ज़्यादा निर्भर होना ठीक नहीं है। आप रोबो से परामर्श कीजिए, तब तक मैं अपनी तरह से कोशिश करता हूँ। एक प्रिंट आउट मुझे दे दीजिएगा। ध्रुव के दिमाग पर शायद वह लिस्ट पूरी तरह से छा गई थी। माई मैप। कमांडो हेडक्वार्टर के कंप्यूटर में एक डिकोडिंग सॉफ्टवेयर लगा है। शायद वह इस कोड भाषा को। ध्रुव अपने ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही खो गया था। इसलिए तो आज पहली बार वह एक एक्सीडेंट कर बैठा था। आऊ, धड़ाक। ओ गॉड, ये लड़की अचानक सामने से कहाँ से आ गई? आई एम सॉरी। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? क्यों, इंडिया में मोटरसाइकिलें सॉफ्ट फोम से बनती है क्या? आऊ, मेरा पैर। मेरी इंडिया की पूरी ट्रिप तुमने खराब कर दी। यू राउडी, यू इडियट, यू रेसिंग मैनियक। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट शायद ना करूं। वाओ, हाउ हैंडसम। जी, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई है? आई है ना हैंडसम। लाइफ में फर्स्ट टाइम चोट लगी है। डार्ट इन माई हार्ट। जी, मैं आपके पैर की बात कर रहा हूँ। चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ अपनी बाइक पर। आपको एतराज़ ना हो तो। एतराज़? बहुत एतराज़। एतराज़ मतलब इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, बस बाइक फास्ट चलाना। आई लव स्पीड। अभी तो आप मुझे स्पीड मैनियक कह रही थी, अंधाधुंध बाइक चलाने वाला। ओह, वो तो मैं उन बाइक्स के लिए बोलती हूँ जिनके पीछे मैं बैठी नहीं होती। अभी तो मुझे रोड पर चलने वाले इडियट लग रहे हैं। अजीब लड़की हैं आप। अजीब नहीं, माय नेम इज सैबी फ्रॉम इटली। पर आपका नाम इटालियन तो नहीं लगता। मैं इटली से इंडिया आई हूँ। आई एम नॉट इटालियन, आई एम फ्रॉम। आप ज़रा दूर होकर बैठेंगी? वाई? मेरा कंसंट्रेशन लूज़ होता है। रियली? दैट्स वेरी गुड, बट द आंसर इज़ नो। हे भगवान, कहाँ फंस गया? जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचूँ तो इस मुसीबत से पीछा छूटे। पर सैबी पीछा छोड़ने वाली मुसीबत नहीं थी। हे स्टॉप। मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाओगे हैंडसम? देखिए, मेरा नाम ध्रुव है, हैंडसम नहीं, और मेरे पास फालतू का समय नहीं है। आपको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना भी। नो, हॉस्पिटल? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। टेक मी देयर। पर क्यों? अभी तो आप। मुझे तुम्हारी कंप्लेंट लिखानी है। व्हाट यू कॉल? यस, FIR। पर क्यों? अभी तो आप। पर पुलिस स्टेशन। ओके, मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अगर इसने कंप्लेंट लिखा ही दी तो मम्मी और श्वेता को ज़रूर पता चल जाएगा, और फिर दोनों मिलकर मेरा बैंड बजा देंगी। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। योर ऑर्डर सर। 2 कैपेचिनोज एंड टेक योर टाइम। जल्दी मत लाना। मैं समझ गई मैम। एन्जॉय योर डेट। मैं इसकी डेट नहीं। यू नीड नॉट टेल हर दैट। हैंडसम। मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव। डिफ़िकल्ट। कैन आई कॉल यू डव? बिल्कुल नहीं। तो पक्का रहा। मैं सैबी, तुम डव। माई लवली पिजन। कॉफ़ी कैपेचिनो जल्दी लाओ। एक मामूली से एक्सीडेंट के लिए ये सज़ा कुछ ज़्यादा ही थी।
लेकिन राजनगर में एक आंकड़े के अनुसार रोज 5 एक्सीडेंट होते हैं और उनमें से 3 धड़ाक मामूली नहीं होते हैं। मेरी गलती नहीं सी बादशाहो, न जाने एक कित्थों मरने वास्ते मेरी गड्डी के सामने आ गया। रब दी सो। हमने देखा है सरदार जी, गलती आपकी नहीं थी। यह आदमी तो ऐसे चलते हुए ट्रैफिक के बीच आ गया जैसे या तो नींद में चल रहा हो या खुदकुशी करना चाहता हो। बातें ही करोगे या इसे अस्पताल भी पहुंचाओगे? पुलिस केस बन गया है, इसे पुलिस हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस को फ़ोन करो 102। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के धमाकेदार अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।